सॉरी, आज आज कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, मॉसफेट को हल्का इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोग आई थिंक लास्ट पेपर है ईसीडी का नेक्स्ट संडे। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था फाइल, तो आइडिया देने के लिए कि मिड टर्म कैसा होगा। फाइनल में वो हम कुछ टॉपिक्स को रेड आउट कर देंगे, मतलब वो पेपर का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम ऑनलाइन ही है, और जो मुझे लास्ट सुना है तो आई थिंक कैमरा का इशू नहीं है कोई किसी को। वो आई थिंक क्लियर मैसेज अभी तक कर देंगे इन्फॉर्म। आई थिंक कैमरास की जरूरत नहीं है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। तो टाइमिंग आई थिंक वही 2 आवर्स का पेपर टाइम है और 1 आवर का सबमिशन है। एलएमएस पे कहा जा रहा है करने को, किसी का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इशू है, कुछ लॉक्ड हुआ है, कुछ है, तो वो पहले ईमेल कर दे या मैसेज कर दे मुझे बताने के लिए। ऐसा ना हो कि उसी दिन डायरेक्ट ईमेल आ रही हो। तो वो चीज़ देख लीजिएगा। तो 5 क्वेश्चंस हैं जो सोचे हैं, डेरिवेशंस नहीं है फिलहाल। एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, वो थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन हो सकता है या तो 2 क्वेश्चंस के सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, तो उसमें उससे थ्योरी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन 1A हो सकता है, क्वेश्चन 2A हो सकता है। और थ्योरी के कुछ टॉपिक्स थे, वो चैप्टर 3 है, वो थ्योरी बेस्ड है, मतलब जो रिविजन था हल्का सा। बीच में 1-2 टॉपिक्स हैं जो थोड़े थ्योरी बेस्ड हैं। कुछ बीच में ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं कि वाइस क्यू पॉइंट बाइसिंग इम्पोर्टेंट ऐसे वगैरह कुछ, तो वो उसमें आप बता सकते हैं कि क्यू पॉइंट मतलब ज़्यादा करने पे क्या होता है, कम करने पे क्या होता है। फिर एक अर्ली इफेक्ट वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है सर्किट पे, जो आर नॉट इसकी होती है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकते हैं 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं एक पार्ट में। तो बाकी बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जैसे पहले पार्ट ए में इसका डीसी एनालिसिस करना हो और पार्ट बी में इसका एसी एनालिसिस करना हो। मतलब कोई सर्किट गिवन है, उसमें डीसी करंट्स वगैरह निकालने हो, या वो आप पार्ट ए से निकाल सकते हैं, और ये क्यू पॉइंट बाइस करना हो पॉइंट ए से कर सकते हैं। और पार्ट बी में आपको उसका जीएम, आर पाई, आर ई, ए वी, जो भी कंडीशन हुई वो सॉल्व करने का सकती। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस होंगे। सारा कोई एमसीक्यूज नहीं होगा, सारे मैथमेटिकल थ्योरी बेस्ड होंगे। तो एक जो लास्ट टाइम जैसे हुआ है आप लोग के साथ पीडीएफ फाइल शेयर करी जाएगी, तो उसी में एक पिक्चर्स का ध्यान रखिएगा कि मतलब कुछ एफर्ट अपनी तरफ से शो करना होगी आप लोगों को कि कोई पिक्चर्स भेजता है तो वो टेढ़ी वेढ़ी होती है, मतलब कुछ स्ट्रेट होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो इसको खुद एडजस्ट करो। क्लैरिटी होनी चाहिए। ये अज्यूम नहीं करें कि भाई कुछ थोड़ा सा कहने की खराब है इमेज क्वालिटी, तो सर समझेंगे कि ये सही किया होगा। तो इमेज क्वालिटी सही होनी चाहिए। सही है, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा फॉलो कर ले जो लिखा होगा पेपर में, और फिर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो एक आध स्टूडेंट है, पता नहीं, वो हमेशा अपना अटेंडेंस टाइम अपना गलत लिखता है आईडी, तो वो चीज़ थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा। ये मैं से ना पूछ रहा हूँ, चीटिंग तो हमें पता है, हर कोई करता है, तो ये छुपी बात नहीं है। तो मैं हो सकता है वाइवा लूँ, मैं बता दूंगा। लास्ट फाइनल में तो वाइवा लेते हैं हम लोग, इस बार तो फाइनल होपफुली ऑन कैंपस से होगा। मिड टर्म में बता दूंगा, लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि एक बार मेरे साथ हुआ था कि सेम टू सेम पेपर दो दो लोग आए थे, मतलब वो सेम टू सेम ऐसे थे कि एक ने सॉल्व किया था और वो कॉपी पेस्ट करके उसकी कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट करके वो दे दिया गया था 1-2 क्वेश्चंस। तो ये फिर बहुत इशू हो जाते हैं उनको देखने में। तो आई डोंट नो कि टाइम क्या, मुझे याद नहीं, आई थिंक 9 है। तो अगर 5 मिनट्स 10 मिनट्स डिले होता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, वैसे 9 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप बैकअप आपका इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। ये ना हो कि, क्योंकि इंटरनेट आपको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए चाहिए पेपर डाउनलोड करने के लिए और पेपर अपलोड करने के लिए।
ज़्यादातर आप सॉल्व ऑफलाइन ही कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर सबको पता है कि इलेक्ट्रिक कितने अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए कोई 4G होना चाहिए और वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप मोबाइल से हॉटस्पॉट करके पीसी में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अब मुझे जो लास्ट न्यूज़ था वो मैंने बता दी थी कि कैमरा का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ अगर अपडेट हो तो आप लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि आप लोग का पहले पेपर्स होंगे उनसे आइडिया हो जाएगा। एसीटी तो लास्ट पेपर है, ठीक है। तो लास्ट ये हमारा वो था अभी सेशन है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली, ताकि वो पुराने सेक्शंस का पार्ट ही है। जैसे लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6 एग्जाम्पल 6.19 की थी, ये बुक्स से डिफरेंट थी, बुक्स में थोड़ी डिफरेंट तरीके से हुई थी, हमने थोड़ी डिफरेंट तरीके से की थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे ये एक सामने सर्किट है आपके, ये ऊपर से आते हैं, ये नॉर्मल सर्किट है, इसका इन्हें हाइब्रिड मॉडल भी दिया है, टी मॉडल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो आपके मॉडल्स होते हैं, मतलब हम क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइब्रिड टीम किसी मॉडल से सॉल्व करें, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो हमें पता है कि ये हाइब्रिड टी मॉडल होता है, सही। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हमें देखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स क्या होते हैं सर्किट में। तो जब भी आप स्मॉल सिग्नल बनाते हैं ना, तो आप कैपेसिटेंसेस इग्नोर करते हैं पॉइंट पे। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें कोई फ्रीक्वेंसी का एस्पेक्ट नहीं होता। तो ये कैपेसिटेंस की इम्पिडेंस हमें पता है कि 1/2 पाई FC होती है। तो अगर आपने कैपेसिटेंस 1 नैनो का रखा हुआ है, तो उसकी हर फ्रीक्वेंसी पे उसकी इम्पिडेंस डिफरेंट होगी, मतलब 1/2 पाई FC होता है। तो DC में क्या होता है कि F 0 होता है या 0.0001 होता है, जो भी होता है। तो अगर F 0 होता है DC में, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो आपकी इम्पिडेंस है वो 1/0 इनफाइनाइट होती है। तो DC में कैपेसिटर की इम्पिडेंस इनफाइनाइट होती है, ये हमें पता है। तो उस केस में आपका DC सिग्नल पास नहीं करता, जो भी आपका मॉडल होता है, तो सिर्फ AC सिग्नल पास करता है कैपेसिटेंस। AC क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी पे उसकी एक इम्पिडेंस की वैल्यू थोड़ी कम होती है। ये पुरानी चीज आपकी है। अब जैसे अब स्मॉल सिग्नल में आप जो कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो कुछ कंडीशंस हमें पता है। वो कंडीशंस क्या हैं कि सप्लाई है वो ग्राउंड होती है, तो VCC है जो भी वो ग्राउंड होता है। और अगर यहाँ VBB सोर्स लगे इनपुट पे DC सोर्स, तो वो भी ग्राउंड कंसिडर होती है, उसको इग्नोर करते हैं या शॉर्ट कर देते हैं। असली में लोग ग्राउंड बोलते हैं, वैसे शॉर्ट होती है, क्योंकि उसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होता है। और अगर शॉर्ट कर दूंगा तो वो एक तरह से मैं यही बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड है। एक और पॉइंट जो होता है वो होता है कि कैपेसिटेंसेस शॉर्ट हो जाती हैं। अब कैपेसिटेंस शॉर्ट की बात क्यों की जा रही है इधर? क्यों? क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जब बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसकी इम्पिडेंस बहुत कम है। तो आइडियली फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कंसिडर होती है और 1/इनफाइनाइट 0 कंसिडर होती है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कैपेसिटेंसेस लगी हुई हैं एक्स्ट्रा खामखे में, मतलब हमने तो सिंपल केसेस स्टडी किए हैं, इसमें R सिग्नल है, RB है, RE है, RL है, कुछ केस में RE है। तो अब इस केस में अगर कैपेसिटेंस बीच में आ जाए तो क्या क्या इशू हो सकता है? तो आप देखिए, इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट नीचे बना हुआ है, उसमें मैं तो बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है। पहले तो आपने हमेशा अपने मॉडल बनाने BJT का, इस केस में R पाई GM B पाई और R नॉट है। उसके बाद आप सब कनेक्ट करना शुरू करने हैं। आप कनेक्ट करने के लिए देखेंगे R सिग्नल और R पाई के बीच में पहले CC1 था, कैपेसिटेंस थी। तो अब क्योंकि आप स्मॉल सिग्नल मॉडल बना रहे हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल होता है, तो उस केस में आपकी कैपेसिटेंस है वो शॉर्ट की भी है। ठीक। तो अब अगर सर्किट में मैं ये
CC1 बनाऊं या नहीं बनाऊं, स्मॉल सिग्नल फर्क नहीं पड़ता उसका। तो अब CC1 बेसिकली है क्या, ये कंपनसेशन कैपेसिटेंस है या कपलिंग कैपेसिटेंस कहते हैं कुछ केस में इसको। ये DC कपल कर AC कपल करता है, मतलब ये क्या कर रहा है, आपका DC सिग्नल ब्लॉक कर रहा है और आपका AC सिग्नल पास करने दे रहा है। तो उसकी एप्लीकेशन होती है हर सर्किट में कि किस लिहाज से, अब मुझे आउटपुट पे DC नहीं AC चाहिए तो मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ ताकि सिर्फ AC सिग्नल पास करे। तो CC1 CC2 है, ये आपके कपलिंग कैपेसिटेंस होती हैं। CE आपका इमिटर कैपेसिटेंस होती है जो एक्सटर्नल लगी होती है। तो ये तीन कैपेसिटेंस यूजुअली सर्किट में लगे हुए होते हैं। तो अगर मैं इनको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि CC1 शॉर्ट हो गया और CC2 भी शॉर्ट हो गया और CE भी शॉर्ट हो गया। अच्छा, अब CC1 और CC2 तो सिंपल है समझने के लिए। ये यहाँ शॉर्ट हुआ तो R सिग्नल R B के बीच में एक शॉर्ट कंसिडर हो गया, वो यहाँ नजर भी नहीं आ रहा। और RC और RL के बीच में एक शॉर्ट है जो भी यहाँ नजर नहीं आ रहा ऑब्वियसली। अब इस केस में इन्होंने एक आइडियल करंट सोर्स बनाई हुई है। कुछ केस में इसको ग्राउंड कंसिडर करते हैं, कुछ केस में एक RE रेजिस्टर लगा होता है, इस केस में एक आइडियल करंट सोर्स लगी हुई है। अब आइडियल करंट सोर्स देखा जाए तो ये इमीटर टर्मिनल, ये टर्मिनल है इमीटर का, सही। इस पे दो चीजें कनेक्ट हुई हैं, एक आइडियल करंट सोर्स है, उसकी दूसरी साइड में माइनस VEE है। मुझे पता है कि स्मॉल सिग्नल में VEE जो भी सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगी ग्राउंड पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइडियल करंट सोर्स ग्राउंड पे कनेक्ट हुई है स्मॉल सिग्नल पे। दूसरी साइड पे कैपेसिटर है जो इसके पैरेलल में है, वो भी ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इसका स्मॉल सिग्नल में इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटर हमें पता है शॉर्ट हो जाएगा, सही है। तो अब एक पाथ है जो ग्राउंड पे शॉर्ट हुआ हुआ है और एक पाथ पे करंट सोर्स लगी हुई, तो इसका पैरेलल इफेक्ट क्या होगा, शॉर्ट होगा, सही है। इवन अब ये आइडियल करंट सोर्स नहीं है, अगर हमें पता है कि आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, तो क्योंकि वो अपने अक्रॉस वोल्ट करंट आप फिक्स रहने देता है, वोल्टेज चेंज जितना भी हो जाए करंट फिक्स रहता है उसमें। तो तभी जब हम स्मॉल सिग्नल में हम कंसिडर करते हैं GMV पाई को, तो हम कहते हैं इसकी ये पाथ इनफाइनाइट है। तो आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। अब इसकी ये जो पाथ है जिसमें आइडियल करंट सोर्स लगी है वो तो आपका इनफाइनाइट पाथ हो गया। इसके पैरेलल में कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो एक शॉर्ट पाथ हो गया है। तो अब शॉर्ट का पाथ की 0 रेजिस्टेंस है और इनफाइनाइट पाथ की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो 0 पैरेलल विद इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो तभी इमीटर इस केस में डायरेक्टली कनेक्ट टू ग्राउंड हुआ हुआ है, क्योंकि उसको सबसे इजियर पाथ फ्लो करने के लिए शॉर्ट पाथ मिल रहे हैं, तभी इधर इमीटर शॉर्ट हुआ हुआ है। तो अगर ये एक्स्ट्रा सर्किट में चीजें बनी हुई आए ना, समझ लीजिए सबसे सिंपल सर्किट क्या होता है, इसमें RB R सिग्नल RC RL और इमिटिव ग्राउंड कर देते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, करंट सोर्स लगा हुआ है, CE CC1 CC2 लगे हुए हैं, तो इनका कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं है। तो आप देखें इसका इक्विवेलेंट मॉडल वही होगा अगर मैं RE की जगह या इमिटर की जगह मैं ग्राउंड कंसीडर कर लूँ और एक कैपेसिटेंस नहीं लगाऊं। तो बाकी तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे। GV गेन के लिए हम R सिग्नल RL दोनों कंसीडर करेंगे, AV गेन के लिए सिर्फ हम RL कंसीडर करेंगे, एंड सो ऑन पे AV के लिए हम AV नॉट के लिए हम R सिग्नल RL दोनों कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी तो चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका एक जैसे एक ये मॉडल भी है। अब जैसे ये कौन सा, मुझे बता सकते हैं कौन सा वो है, ये कौन सा सर्किट है, बेस ऑन बेस है, क्योंकि इसका बेस टर्मिनल ग्राउंड कंसिडर हुआ हुआ है, करेक्ट हुआ हुआ है, या इनपुट आपका एक टर्मिनल पे आ रहा है, आउटपुट आपका दूसरे टर्मिनल पे है,
तो थर्ड टर्मिनल रह गया वो आपका कॉमन टर्मिनल है जो इस केस में बेस है। अब जरूरी नहीं है कि बेस आपका ग्राउंड कंसिडर ही हो, कनेक्ट हो, या एक कुछ रजिस्टर भी हो सकता है, आरबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये तो बेस ग्राउंड कंसिडर नहीं हुआ हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो बस आप ये देख लें कि इनपुट की साइड पे आ रहा है, आउटपुट की साइड पे आ रहा है। तो थर्ड टर्मिनल इसका कॉमन टर्मिनल है। अच्छा, तो आउटपुट साइड पे तो CC2 अगेन एक कंसिडर कर ले कि ये कोई वैल्यू है 1 नैनो वगैरह जो भी। अब हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में इसकी कैपेसिटेंस है जो इसकी इम्पीडेंस है वो शॉर्ट होगी, तो वो आप इग्नोर करेंगे। तो जहाँ कैपेसिटेंस आ रही है आप उसको शॉर्ट कंसिडर कर लेंगे। यहाँ भी आपका आर सिग्नल के साथ एक CC1 लगाए जो शॉर्ट कंसिडर हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है कि इमिटर साइड बुक पे का कौन सा पेज है? बुक का कौन सा पेज है? ये 459 है PDF का। सर थैंक यू। बुक का आई थिंक बुक का 459 है। तो इस केस में देखें एक करंट सोर्स लगी हुई है टू ग्राउंड या टू -VEE। अब ये पाथ है ना, ये इनफाइनाइट पाथ है, तो ये एक तरह से क्रॉस ही हो जाएगा आपके सर्किट से, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट मतलब ओपन पाथ है, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे ना, तो इसमें करंट सोर्स कंसिडर ही नहीं की जा रही, वो इग्नोर की हुई है। बस इसका एक ही पाथ है जो आर सिग्नल से एक शॉर्ट पाथ या फ्लो कर रहा है। नहीं, ये सारी चीजें स्मॉल सिग्नल आपको देखनी पड़ेंगी। DC साइड पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट एक तरह से इनफाइनाइट होता है, तो वो भी कंसिडर करना होगा हमें। तो ये ऐसे कुछ सर्किट्स आ सकते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस कैपेसिटेंसेस और करंट सोर्सेज ऐड हुई है, तो उसका हल्का सा आइडिया है कि हमें कि ये कैपेसिटेंस और करंट सोर्स का इफेक्ट क्या होता है इसका। हाँ, अच्छा, तो इसमें कोई इश्यूज तो नहीं थे कि किसी को क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंस। अब यहाँ भी देख लें कि ये भी CC1 CC2 है, ये भी तरह से शॉर्ट कंसिडर हुआ है, तो अब ये इन आइडियल करंट सोर्स है, इसको इग्नोर करके तो ये एक शॉर्ट पाथ बन रहा है जो RL से कनेक्ट हुआ है। अब अगेन T मॉडल पहले बना हुआ है, उसके बाद पे शॉर्ट पाथ से RL कनेक्ट किया। अब जब भी मैं इसको बात करूंगा आउटपुट रेजिस्टेंस को, तो RL कंसिडर नहीं करेंगे, और इनपुट रेजिस्टेंस में RC कंसिडर नहीं करते। तो ये कुछ चीजें हैं, ये दिमाग रखनी होगी आपको। अच्छा, अब ये तो हमने बात की थी स्मॉल सिग्नल, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी थी जो हम कंसिडर कर रहे थे। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है कि कोई भी सर्किट होता है ना, वो हर फ्रीक्वेंसी पे सिमिलर बिहेव नहीं करता। मतलब अभी आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप गेन भी निकाल रहे थे, आप गेन कैसे निकालते थे? आप कहते थे GM R0 है, अगर मैं कॉमन एमिटर कंसीडर कर रहा हूँ, तो ट्रांस कंडक्टेंस इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस हम देखते थे RC पैरेलल विद RL होता है, जो भी होता है। अब रिकॉल करें अपना GM वाला कर्व, वो अगर आप रिकॉल करें तो कैसे होता है वो? आपका GM वाला कर्व ऐसे होता है। ये इसमें ऑब्वियसली ये I अगेंस्ट V होता है, इसका स्लोप GM होता है। आप कौन सी बुक का एडिशन पढ़ा रहे हैं? 6th एडिशन। 6th एडिशन। ठीक, तो ये हमें पता है कि I अगेंस्ट V का कर्व है, और ये स्लोप है, ये GM के बराबर होती है। ठीक? तो अब स्लोप भी इवन ना, अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ ना किसी एक पॉइंट पे, तो उसकी स्लोप डिफरेंट होती है। इस पॉइंट पे इसकी स्लोप डिफरेंट होती है। तो ये तो एक रिलेशन है GM का, जो स्लोप डिफरेंट वैरी करता है। हम क्योंकि स्मॉल सिग्नल की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई स्मॉल सिग्नल में वो लाइन लीनियर है,
तो हम कहते हैं GM कांस्टेंट है उस टाइम पे। लेकिन अब है ना काफी चीजें ना वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। GM भी वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। आपका कह लें करंट वगैरह सब चीजें जो AC सिग्नल्स हैं वो वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो स्पेशली कैपेसिटेंस की जो इम्पीडेंस होती है ना वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। तो अब एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली एक एक्स एक्सिस है जिसमें आपने 0 हर्ट्ज लेके इनफाइनाइट हर्ट्ज तक आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके एम्पलीफायर का आउटपुट कैसे वेरी हो रहा है। अभी तो हम कंसिडर करते हैं DC एनालिसिस जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं और स्मॉल सिग्नल हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है हमारी। तो अब एक रिस्पॉन्स आए जैसे ये रिस्पॉन्स है, इसके एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में है गिवन, सही, और इसके वाई एक्सिस में गेन है, ये वी आउट डिवाइड वी सिग्नल है, तो ये एक तरह से GV गेन की बात हो रही है क्योंकि GV में हम वी सिग्नल कंसिडर करते हैं और ये DB में स्केल है। DB के स्केल के बारे में हमें आइडिया है या नहीं है? DB स्केल का मतलब क्या होता है? सही, तो एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा गेन 100 है, ये गेन क्या है? बेसिकली वी आउट डिवाइड बाय वी सिग्नल है, सही। तो अब इसका अगर मैं DB में मेंशन कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली इसका 20 लॉग ले रहा हूँ इसका, तो मुझे बताएगा 20 लॉग ऑफ 100 क्या होता है? फोर्टी सर। 40 होता है, सही। तो कुछ केसेस में आपका जो गेन है ना वो DB में गिवन होता है और कुछ केसेस में आपका गेन है वो मैग्नीट्यूड में गिवन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्ट जो आप फॉर्मूला से निकाला है वोल्ट पर वोल्ट, उसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है कि ये मुझे बगैर कैलकुलेटर से मालूम करके पता है कि 40 dB होता है। क्यों? क्योंकि अब मैं बताऊं कि ये स्केल लिखूं ये DB में और ये वोल्ट पर वोल्ट में, तो वोल्ट पर वोल्ट मैग्नीट्यूड है आपका, DB आपका DB स्केल है। तो अगर मेरा गेन 1 है मैग्नीट्यूड में, तो DB में वो 0 होता है। ये आप ट्राई भी कर लेंगे, 20 लॉग ऑफ 1 0 होता है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एक 0 ऐड कर दूं, क्योंकि 20 लॉग है ना, तो 20 उसमें ऐड हो जाएगा DB में, तो ये आपका 20 हो जाएगा। अब हमने देखा 100 का भी क्या होता है, 100 में आपका क्योंकि 2 zeros है तो 20 टाइम्स 2 40, तो आपका 40 DB हो जाता है। अब अगर मैं 10,000 कंसिडर कर लूं, 10,000 में कितनी जरूरत है? 4 zeros है, तो 20 टाइम्स 4 80, तो मेरा गेन 80 हो जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड और DB स्केल ऐसे वैरी होता है। एक और स्टेप होता है, वो होता है कि अगर मैं किसी वैल्यू को डबल करूं मैग्नीट्यूड में, मतलब 10,000 से मैं 2,000 कर दूं, तो 10,000 से सॉरी 10,000 20,000 कर दूं, मैं डबल कर रहा हूं, तो डबल करते हुए मेरा DB स्केल 6 DB ऐड होता है, मतलब ये हो जाएगा मेरा 86 DB। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये आपको कभी कैलकुलेटर नहीं है या कभी क्विकली एनालिसिस करने होते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं उसको। तो अगर एक 0 ऐड करते हैं तो 20 DB ऐड होता है,
डीबी स्केल पे, अगर कोई भी वैल्यू डबल होती है तो 6 डीबी ऐड होते हैं। अब जैसे 10 वोल्ट पर वोल्ट पे मैं कह रहा हूँ मेरा 20 है, अब मैं यहाँ अगर 40 लिख देता हूँ तो 40 पे मेरे डीबी स्केल की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? 10 वोल्ट पर वोल्ट, कैलकुलेटर से नहीं करना, थोड़ा सा ऑनेस्ट बन के बताओ कि कैसे होता है, बल्कि मैं ही बताता हूँ कि तुम लोग कैलकुलेटर से बता। 10 वोल्ट पर वोल्ट 20 डीबी अगर होता है तो 10 से 20 में कर रहा हूँ, अगर डबल कर रहा हूँ तो ये 20 से 26 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप वोल्ट पर वोल्ट डबल करते हैं तो आपका डीबी स्केल 6 डीबी बढ़ता है। तो अगर 10 से 20 कर रहा हूँ मैं तो 20 से डीबी स्केल 26 हो जाएगा। अब 20 से डबल, 20 का डबल क्या होता है? 40 होता है। 20 से 40 करूंगा तो ये 26 बढ़ के आपका 32 हो जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट्स होते हैं आपको विदाउट कैलकुलेटर डीबी स्केल फाइंड करने के। एक, हर जीरो ऐड करने पे 20 डीबी बढ़ता है, और कुछ डबल करने पे आपका 6 डीबी बढ़ता है। तो ये तो एक सिमिलर डायरेक्शन आपकी दूसरी तरफ भी होती है। तो अगर मैं 1 पे कह रहा हूँ कि डीबी स्केल 0 है, तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि -1 पे भी डीबी स्केल 0 है। अब बात आती है, अच्छा सॉरी, 1 पे अगर मैं 0 कह रहा हूँ तो अब मैं जा रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट पे। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी आप एक तरह से एक टेकेड या एक 0 शिफ्ट करें आप दूसरी डायरेक्शन में। पहले तो 1 से एक 0 आप एक डायरेक्शन में गए थे ना, अब 1 से आप एक 0 पीछे डायरेक्शन में गए, तब जाकर पॉइंट 1 आए। तो इस केस में आपका जो गेन होगा वो -20 होगा। एंड जब आप 2 पीछे जाएंगे, 2 जीरोस पीछे जाएंगे आप, तो आपका -40 होगा। सही, तो डीबी स्केल और वोल्ट पर वोल्ट पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये काफी हेल्पफुल होता है जब हम आगे एनालिसिस करते हैं ना, एटलीस्ट हमें तो पता है, आप लोगों को प्रैक्टिस से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी कैलकुलेटर की बहुत बुरी होती है, हर कोई बहुत डिपेंड करता है कैलकुलेटर में। तो अब ये कर्व है, ये फ्रीक्वेंसी और गेन का है। तो ये बेसिकली कर्व ये बता रहा है कि हर फ्रीक्वेंसी पे जो आपका गेन होता है वो जरूरी नहीं है सेम हो। जैसे एक मिड बैंड है, मिड बैंड में आपका लिखा हुआ है ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस है आपकी वो निगलेक्ट की हुई है, और आपकी गेन है वो कांस्टेंट है, जितनी फ्रीक्वेंसी वैरी करे। अब एक टाइम आएगा कि एक लोअर वैल्यूज पे और एक हायर वैल्यूज पे, लोअर वैल्यूज पे आपका गेन गिर रहा है और हायर वैल्यूज पे गेन गिर रहा है। अब ये कैपेसिटेंस की वजह से गिर रहा है मेन। अब जैसे मैं अगर बात करता हूँ लोअर कैपेसिटेंस, लोअर फ्रीक्वेंसी की, इसमें बोला जा रहा है कि ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ CC1, CC2 एंड CE आपका गेन गिरता है। अब इसको देख लेते हैं, गेन लोअर फ्रीक्वेंसी में क्यों गिर रहा है। तो यहाँ अब ये पॉइंट कंसिडर करने की बात है कि इसने लिखा हुआ है कि CC1, CC2 एंड CE फैक्टर्स हैं जो आपका गेन गिरा रहे हैं। अब इसको एक एज एग्जांपल देख लेते हैं इस वाले केस में। अब इमीटर पे मेरा आउटपुट है, अज्यूम करते हैं कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, आपका गेन नॉर्मल है। अब रास्ते में CC2 कैपेसिटर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि GV की बात हो रही है तो उसमें RL भी काउंट होगा। अब लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि इसकी इम्पीडेंस बढ़ेगी, ये होता है ना 1/XC बोल लूं, इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1/2πfc। लोअर फ्रीक्वेंसीज में इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अब अज्यूम करते हैं RL मेरा 1 के था और CC2 भी मेरा 1 के था, अज्यूम कर लेते हैं स्टार्ट में। तो यहाँ
जो इमीटर पे मेरा अगर 1 वोल्ट था तो मेरा वी आउट क्या होगा 0.5 वोल्ट होगा, क्योंकि एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस इंक्रीज हुई, क्योंकि 1/2 पाई एफ सी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो इम्पीडेंस इंक्रीज हुई। अज्यूम करते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस 10 के हो गई। तो 10 के ये था और RL 1 के था। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या बताएगा, 1 के डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 के इंटू 1 वोल्ट इनपुट था, तो मेरा आउटपुट 0.1 वोल्ट आएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी कम करने पे मेरा आउटपुट वोल्टेज गिर गया। पहले 0.5 वोल्ट था क्योंकि कैपेसिटर की इम्पीडेंस 1 के थी और RL 1 के था, तो इनपुट 1 वोल्ट पे आउटपुट 0.5 वोल्ट आ रहा था। तो क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस बढ़ गई, उस केस में आउटपुट वोल्टेज कम हो गया क्योंकि वोल्टेज डिवाइड की वजह से। तो यही चीज वो बता रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे आपका आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है। तो ये गेन बेसिकली कम हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है। तो आप इसको यही देख सकते हैं कि वी आउट और वी सिग्नल है वो गेन है, तो गेन कम हो रहा है तो मेरा वी आउट कम हो रहा है। तो वो यहाँ शो हो रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे आपका गेन कम हो जाता है। सिमिलरली हायर फ्रीक्वेंसीज पे आपके ऐसे कैपेसिटीज होते हैं जो हमने निग्लेक्ट किए हैं अभी। वो इंटरनल कैपेसिटीज होती हैं बीजेटी की। वो क्या होते हैं, हर 2 टर्मिनल के दरमियान कैपेसिटीज का इफेक्ट होता है। मतलब अगर ये बीजेटी है तो बेस टू एमिटर एक कैपेसिटेंस होती है, आपका बेस टू कलेक्टर एक कैपेसिटेंस होती है। ये बहुत छोटी वैल्यूज की कैपेसिटेंस होती हैं, 10⁻15 या 10⁻18 कैपेसिटेंस वैल्यूज होती हैं इनकी। उसमें क्या होता है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वो शॉर्ट बन जाता है। एक शॉर्ट बन जाता है तो जो गेन अगर आप लेना चाह रहे हैं, समझ आप बेस टू आप कलेक्टर गेन लेना चाह रहे हैं, तो अगर शॉर्ट पाथ दे दिया तो वो गेन ही खत्म हो गया। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से गेन गिर जाता है। तो अब ये हल्का सा शेप हमें थोड़ा आइडिया होगा कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी में किन कैपेसिटी से गेन गिरता है, लो फ्रीक्वेंसी में किन कैपेसिटी से गेन गिरता है। तो सर ये आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। जी देखिए अगर मैं कॉमन इमिटर की बात करूँ ना, एक कॉमन इमिटर पे चलाते हैं हम लोग, सही है। कॉमन इमिटर में क्या होता है, आपका इनपुट बेस पे होता है, आउटपुट आपका कलेक्टर पे होता है। तो इस पे आपका एक गेन होता है, मतलब हम इस का गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, GM_R नॉट, जो हम कहते हैं नॉर्मल AV नॉट या AV गेन कह लें। अगर मैं AV नॉट बोलूँ तो मैं बोलता हूँ GM_RC, अगर R नॉट इग्नोर कर रहे हैं स्मॉल वाला, तो मतलब है कि गेन होता है इसका अच्छा खासा। अब वो 10 से लेके 100 तक गेन वैरी कर सकता है, ये और ज्यादा हो सकता है। तो अगर मैंने इनपुट पे 1 मिली वोल्ट का सिग्नल दिया हुआ है, तो आउटपुट पे मुझे वो 100 मिली वोल्ट का सिग्नल मिलेगा अगर मेरा गेन 100 है। और गेन हम GM वैरी करके RC हमें पता है बड़ा रख के हम गेन बड़ा कर सकते हैं, या GM बढ़ा के हम गेन बढ़ा सकते हैं। तो अभी तो हमने इनपुट पे 1 मिली दिया और आउटपुट पे हमें 100 मिली मिला, और क्यों गेन हमारा 100 का था। अब बीजेटी के इंटरनल कैपेसिटेंस की बात हो रही है, तो एक बेस टू एमिटर कैपेसिटेंस भी होगी, एक बेस टू कलेक्टर भी कैपेसिटेंस होगी, एक कलेक्टर टू एमिटर भी कैपेसिटेंस होगी। ये भी हमने इग्नोर किया हुआ है, ये इंटरनल कैपेसिटेंस होती है, इनकी वैल्यूज बहुत कम होती हैं, तो निग्लेक्ट करते हैं काफी केसेस में। मतलब ये होते हैं कि 1 फेम्टो 100 एटो ऐसी वैल्यूज होती हैं, वो बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। अब इश्यूज क्या होते हैं कि आप जब बीजेटी की लिमिट फ्रीक्वेंसी पहुंचने वाले हैं, मान आपने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी दे दी, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कैपेसिटर की अब इम्पीडेंस क्या बनेगी। अब ये एक कैपेसिटर है जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है, इसको भी हम जो बोलते हैं CBE कह देते हैं और CBC कह देते हैं। तो ये बेस टू
कलेक्टर एक कैपेसिटर से इंटरनल बहुत छोटी वैल्यू, तो वैसे तो निग्लेक्ट करते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर चले गए तो उसकी क्या हुई, मतलब 1/2 पाई FC हो गए, और ये आपका XC के बराबर है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पे कैपेसिटेंस क्या हो, इम्पीडेंस क्या हो गई, गिर गई। सही, अज्यूम करते हैं फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पे आपकी XC है वो आपका 0 हो गया। तो 0 मतलब अब क्या हुआ, 0 का मतलब है कि वो एक शॉर्ट पाथ बन गया, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस एक शॉर्ट हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। अब पहले आप बेस पे 1 मिली का सिग्नल दे रहे थे और आपको कलेक्टर पे 100 मिली मिल रहा था क्योंकि गेन से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आप हो सकता है इसका वैसे गेन हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने इनपुट और आउटपुट को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया। तो अब क्या, इनपुट में मैं अगर 1 मिली का सिग्नल दूंगा तो क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट कनेक्शन है तो आउटपुट भी मुझे 1 मिली मिलेगा। इस तरह आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे ना, क्योंकि शॉर्ट्स हो जाते हैं बीजेटी के टर्मिनल्स में, इस केस में बेस टू कलेक्टर टर्मिनल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट हो जाएगा, तो जो इनपुट पे स्विंग है वही आपकी स्विंग आउटपुट पे आ जाएगी। तो अब गेन जो 100 का था वो आपका गेन गिर के 1 पे आ गया। तो यही चीज है जो वो आपको कर्व भी बता रहे हैं कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, उसका गेन गिर के बहुत लोअर वैल्यू पे आता है। अगर ये डीबी स्केल है तो ये 0 पे चला जाएगा। तो अब एक एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनमें कैपेसिटर का इफेक्ट डोमिनेट नहीं होता, ठीक है, जिसमें रेजिस्टर्स डोमिनेट करते हैं तो कैपेसिटर्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है ना, कैपेसिटेंस अगर दो चीजें पैरेलल में हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, अज्यूम करते हैं कि ये एक सर्किट है, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज में डोमिनेट कौन करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज में मेरी कहने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो मेरी इम्पीडेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू जाएगी, तो आपका आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लोअर फ्रीक्वेंसी पे इस कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि बेसिक ये अगर 1 के भी है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस बहुत ज्यादा होगी, 1 मेगा या 10 मेगा होगी, तो पैरेलल में 1 मेगा कोई इफेक्ट नहीं आता, तो जो पैरेलल कैपेसिटर है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट करेगा ही नहीं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये वाला कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 के साथ आपने सीरीज में बहुत बड़ी वैल्यू लगा दी, और हाई फ्रीक्वेंसी से इसका ऑपोजिट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये डोमिनेट नहीं करता, ये डोमिनेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ये क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, अज्यूम करते हैं 10 ओम्स अगर हो गई, तो 1 के पैरेलल में 10 ओम्स ये डोमिनेट कर रहे हैं कैपेसिटर, उस केस में ये तो शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो डिपेंड करता है कैपेसिटी का कनेक्शन कनेक्ट कहाँ हुआ है या क्या इसका मतलब मकसद है, उस लिहाज से वो अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट शो करता है। तो बीच में एक स्केल होता है जिसपे आपका कैपेसिटर्स निग्लेक्ट करते हैं, उस पे सिर्फ रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो उस वो आपका मिड बैंड कहलाता है। तो अब एक होता है FL और FH, ये लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी है और हायर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद आप कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड और लो फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू हो जाता है। तो अब ये चीज क्या है कि अब ये फ्रीक्वेंसीज कहाँ लाई करती है, इसको -3 dB भी कहा जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे
मेरा गेन 10 है, तो जब गेन 3 dB गिर जाएगा 7 तक आ जाएगा, उस पॉइंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी FL कहलाएगी और उस पॉइंट मेरी फ्रीक्वेंसी FH कहलाएगी। तो ये ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं फ्रीक्वेंसीज जिस पॉइंट पे आपका गेन 3 dB गिर चुका होता है, जो इसने यहाँ भी बताया मैंने। तो कोई भी अगर आपका TC गेन या आपका मिड बैंड गेन आपका 10 है, तो 7 dB तक जब गेन हो जाएगा तो आपका कह सकते हैं कि 3 dB गिर चुका है। तो ये जो पूरा FL और FH का रीजन है ना, इसको बैंडविड्थ भी कहते हैं। अब ये बैंडविड्थ क्या है? FH माइनस FL, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है। अगर ये FL मेरी 100 ओम्स है, FH मेरी 1K है, तो बैंडविड्थ क्या होगी? 1K माइनस 100 ओम्स, 900 ओम, सॉरी ओम्स नहीं, हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज और 1K, तो आपका बैंडविड्थ होगी 1K माइनस 100 हर्ट्ज, 900 हर्ट्ज। कुछ केसेस में FL अज्यूम करते कि है ही नहीं, ये CC1 CC2 C कैपेसिटेंस लगे हुए ही नहीं है, या FL की वैल्यू इतनी कम है कि 0 के बराबर है, तो उस केस में सिर्फ बैंडविड्थ है वो FH से डिफाइन होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका कर्व है ना, वो फ्लैट ही होता है यहाँ से आता, क्योंकि CC1 CC2 C कैपेसिटेंस लगी हुई नहीं है, तो उनके से गेन गिरेगा नहीं और रिस्पॉन्स फ्लैट होगा। या आपको FL इतना कम है कि वो 0 पे है, तो काउंट ही नहीं होता। तो उस केस में हम, क्योंकि FH माइनस FL बैंडविड्थ होती है और FL 0 है, तो बैंडविड्थ को सिर्फ FH कहते हैं। तो ये बैंडविड्थ FH के बराबर होती है। अब एक होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इसको GB कहते हैं। ये होता है गेन टाइम्स बैंडविड्थ। अब गेन टाइम्स बैंडविड्थ का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। assume कर लेते हैं इसकी वैल्यू 100 है, तो ये AM आपका है, गेन है जो मिड बैंड गेन है, मतलब नॉर्मल जो जिस टाइम पे आपने कैपेसिटी नेग्लेक्ट किया उस टाइम पे आपका गेन है, वो आपका मिड बैंड गेन है। हमने 10 कंसीडर किया हुआ था। तो अब क्या होता है, अगर बैंडविड्थ मेरी है FH माइनस FL, अब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये बताता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो ये बताता है कि अगर मैं गेन बढ़ाऊंगा तो मेरी बैंडविड्थ कम होगी, और मैं बैंडविड्थ बढ़ाऊंगा तो मेरी गेन कम होगा। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है, GB कांस्टेंट है, अज्यूम करते हैं GB 10 है, मेरा गेन है वो 10 है और बैंडविड्थ 1 है, तो 10 टाइम्स 1 10 हो रहा था। अब मैंने बैंडविड्थ बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, तो गेन 10 से 5 हो जाएगा। मतलब बैंडविड्थ आपने डबल करी तो आपका गेन हाफ हो जाएगा। तो आप 5 टाइम्स 2 मतलब 5 गेन है और 2 बैंडविड्थ है, तो 10 हो रहा है। तो ये रिलेशन है ना, ये फॉलो करता है आपका, ये जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के फॉर्मूला है, ये बस ये बताता है कि अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाना चाहेंगे तो आपका गेन है वो कम होगा। तो अगर मैं इस सर्किट में मैं एक रिस्पॉन्स बनाऊं, आप अज्यूम करते हैं कि इस केस में मैं कह रहा हूँ गेन बढ़ाएं, तो मैंने क्या किया, गेन मैंने बढ़ा के यहाँ तक ले गया, तो गेन अब मेरा नया गेन ये हो गया। लेकिन अब मेरी बैंडविड्थ क्या हो गई, मेरी बैंडविड्थ अब कम हो गई। नहीं? तो अब मैंने गेन तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन मैंने बैंडविड्थ मेरी कम हो गई। तो ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है उसको फॉलो कर रहा है कि आप गेन बढ़ा रहे हैं तो आपकी बैंडविड्थ कम हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, मैं गेन यहाँ से डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं बैंडविड्थ बढ़ा सकता हूँ। नहीं, तो ये कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब आपको जो BJT ट्रांजिस्टर मॉसफेट में हर चीज ये नहीं होता कि हर जगह फायदा ही फायदा, आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है, कहीं ना नुकसान भी होता है। तो इस केस में आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये बता रहा है कि
अगर मैं बैंडविड्थ बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे गेन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर और कुछ चेंज नहीं कर रहा। सही, ऑब्वियसली उसके वो अलग फैक्टर्स होते हैं, मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम करके अच्छा एम्पलीफायर और बना सकते हैं, लेकिन अब बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गेन इंक्रीज करना, अगर मेरे लिए गेन इंपॉर्टेंट है तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी या बैंड इसका नैरो हो जाएगा। बैंडविड्थ कम करना मतलब बैंड नैरो करना हुआ। और दूसरे केस में अगर मैं गेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो गेन कम करके हम बैंडविड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हल्का सा टॉपिक था जो हमने कवर करना था, मतलब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका आगे सब्जेक्ट्स में भी इफेक्ट आएगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि आगे मतलब ये जो छोटी चीजें बताई थी ना, ये थोड़ी इसलिए आज से इम्पोर्टेंट है। एज इट इज फ्रेश क्वेश्चन इसमें आ नहीं सकता पूरा, लेकिन कुछ पार्ट्स भी नहीं आ सकते, बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इस नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मॉसफेट हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट करता, हम कर नहीं सके, तो मॉसफेट हम फिर जो मिड टर्म के बाद वाला मंडे है उसमें स्टार्ट करेंगे हम। और तो बीजीटी है आपका मेन, जो आपका मिड टर्म है वो आपका पीटीटी ही आएगा, तो उसमें यानी कि क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे वो हल्का देख लीजिएगा, तो वो प्रैक्टिस कर लें। तो ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बुक से फिक्स क्वेश्चंस आए, थोड़ा सा क्वेश्चन हम अपने खुद भी बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा और कोई इंपॉर्टेंट किसी का कोई क्वेश्चन था मिड टर्म से पहले तो पूछ लें। ओ सर, अभी तक तो सर मतलब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। ठीक है, तो कुछ भी हो तो पूछ लेना। अच्छा, अहमद है इधर? यस सर। अरे तुम देख लो कि अभी क्लास में 24-25 बच्चे ही आए हैं, मतलब सही 23-24, तो फिर वो एब्सेंट्स लगती है ना उनकी, तो उनको बोला करो फिर क्लास में होंगे तो प्रेजेंट लगेगी। मैंने जो कल अटेंडेंस शीट लगी थी, अभी अभी तुम्हारी क्लास है या नहीं है? अभी है क्लास। अभी है क्लास सर, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो फिर मुझसे अहमद बात कर लेना, अटेंडेंस शीट में जिसकी नॉर्मली हो ना, मेरे साथ डिस्कस करना कोई प्रूफ के साथ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अहमद तो शेयर करता है अटेंडेंस, मेरे पास भी अटेंडेंस सेव्ड होती है ऑटोमेटिकली, तो अहमद शेयर करेगा भी नहीं, तो जूम चैट में जो भी अटेंडेंस अपनी लगा रहा होता है मैं उससे देख के लगाता हूँ, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर किसी का कुछ मसला है, कुछ वो लग रहा है कि भाई वो प्रेजेंट था और वो अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो उस रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, अगर कुछ मुझसे गलती हो गई है तो हम सही कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म्स। कोई भी इशू हो तो मैं होपफुली मंडे को असाइनमेंट 1 और 2 का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक डेडलाइन ऑफ सोल्यूशन असाइनमेंट 2 की संडे है, तो उसके बाद अपलोड कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग मुझे अभी तक असाइनमेंट 1 भेज रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, असाइनमेंट 1 को हुए हुए 1 महीना हो गुजर गया, असाइनमेंट 2 आने चाहिए मेरे पास अभी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।